Hello students, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is Development. अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से लिया गया है। ये फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का। आज हम इसको देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, अलग अलग लोगों का जो अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, so let's get started. The idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involving thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. This is a complex task. And in this chapter, we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answer to many of these questions, not just in economic but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि विकास अथवा प्रगति की जो धारणा है हमेशा से ही हमारे साथ है। हमारी जो एस्पिरेशंस डिज़ायर्स यानी कि हमारी जो आकांक्षाएं इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, इस तरह का विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन्हीं सभी क्वेश्चंस पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। ये काम जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि आप देखिए जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे तो इन मुद्दों को और भी ज़्यादा गहराई से सीखेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि ऐसे बहुत से प्रश्नों के जो उत्तर है आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है यानी कि पास्ट से प्रभावित है और हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह से हम केवल जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। ठीक है, कि इसमें क्या बताया है कि जो विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1.1. व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add in any other category of person. देखिए इसमें क्या बताया कि हमें कल्पना करने का प्रयास करेंगे कि जो टेबल 1.1 दी गई है तो उसके अनुसार जो है लोगों के विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या क्या एस्पिरेशंस हैं। ठीक है, क्या क्या आकांक्षाएं हैं। तो हम 1.1 टेबल को देखेंगे तो डेवलपमेंट गोल्स और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि कैटेगरी ऑफ पर्सन और डेवलपमेंट गोल्स एस्पिरेशंस। ठीक है, यानी कि विकास के लक्ष्य। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, देखिए आगे इसमें landless rural laborers, more days of work and better wages, local schools is able to provide quality education for their children, there is no social discriminations and they too can become leaders in the village. इसमें क्या बताया कि जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है उसको क्या, उसके विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं कि काम करने के दिन अधिक होने चाहिए, बेहतर मजदूरी होनी चाहिए, बेटर वेजेस होने चाहिए और स्थानीय स्कूल में, लोकल स्कूल जो बताया गया है, स्थानीय स्कूल में उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में वो सक्षम हो। ठीक है, और कोई सामाजिक उनके साथ भेदभाव ना हो, गाँव में वे भी नेता बन सकते हैं। आगे देखिए प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, यानी कि पंजाब के समृद्ध किसान देखिए इसमें क्या बताया कि अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रंस अब्रोड। यानी कि इसमें क्या बताया कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थित मूल्य मिलना चाहिए, मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो दिए गए हैं फार्मर्स हु डिपेंड्स ओनली इन द रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, रूरल वुमेन्स फ्रॉम अ लैंड गोइंग फैमिली। देखिए इनके सबके जो है अर्बन एम्प्लॉयड यूथ, इनके सबके क्या है कि जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, सबके अलग अलग हैं अपने। यहाँ पर एक और देखेंगे हम, देखिए
A girl from a rich urban family, she gets as much freedom as brother and she gets as much freedom as her brothers and is able to decide what she want to do in life. She is able to pursue her studies abroad. यहाँ पे क्या बताया है कि जो एक शहर के अमीर परिवार की एक लड़की है, उसका जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या है कि उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। ठीक है, देखिए इसमें हम देखेंगे कि टेबल जो है, लेट्स नाउ एग्जामिन टू ऑल दिस पर्सन्स हैव द सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, मोस्ट लाइकली नॉट, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर्स, इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन मे सीक थिंग्स। आगे देखिए इसमें क्या बताया है कि विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, अ गर्ल्स एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड opportunity as her brothers that he also share in the household works. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dam, but this may submerge the land and disturb the lives of peoples who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate देयर लैंड। इसमें क्या बताया गया है, देखिए सभी लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं, क्या सभी लोगों के विकास के जो विचार एक जैसे हैं? इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है और वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा कर सके। ठीक है, वास्तव में कई बार क्या होता है कि दो व्यक्ति या दो गुट एक जैसी चीज़ चाह सकते हैं। ठीक है, और क्या बताया कि जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष जो है आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के काम में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को ये सब पसंद ना हो। ठीक है, इसी तरह से क्या हो सकता है कि अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ज़मीन क्या होगी, जलमग्न हो जाएगी। ठीक है, और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और बेघर हो जाएंगे जो उसके आसपास रहते, जैसे आदिवासी हैं। ठीक है, वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे बांध या तालाब पसंद करें। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया कि सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, वन डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड टू व्हाट मे डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि इस तरह दो बातें साफ होती हैं कि एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, ये भी हो सकता है, और यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए इसमें इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, ये आय और अन्य लक्ष्य। If you go to our table 1.1, again you will notice one common things. What people desires are regular work, better wages and decent price of their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. यानी कि देखिए 1.1 जो हमने टेबल देखी है उसमें एक बात समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें क्या हो कि नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले और जो अपनी उपज है या कोई भी अन्य उत्पाद हैं उनकी अच्छी कीमतें मिले। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा आय चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट्स, freedom, security and respect of others. They resent discriminations. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumptions because materials goods are not all that you need to live. यानी किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण क्या हैं, लक्ष्य हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। ठीक है, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं, बल्कि उससे खरीदी जा सकने वाली जो भौतिक वस्तुएं हैं जैसे एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। ठीक है, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज one factor on which our life depends, but the quality of our lives also depends on non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your family. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. आगे देखिए इसमें
However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. इसमें बताया कि जीने के लिए केवल जो भौतिक वस्तुएं ही जरूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। देखिए, अगर आपको ये बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने दोस्तों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी जो है दोस्ती की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर इसकी उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिससे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। ठीक है, आगे देखिए। Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere or opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. देखिए, हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में जॉब करते हैं और उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे कि जैसे आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरा जो है, नौकरी में आपको वेतन कम मिलता है लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है। ठीक है, और जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं है और हो सकता है आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। आगे देखिए इसमें, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल्स लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. इट इज़ ट्रू दैट इफ women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things. इसमें देखिए कि इसी तरह से जब विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को रखते हैं, ठीक है, सच ये है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, और ये भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को और अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के नहीं होते बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। एज वी हैव सीन above, individuals seek different goals, then their notions of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should be for development. Most likely, you would find that different students in the class have given different answers to the above questions. In fact, you might yourself think of many different answers and not to be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. However, can all the ideas of consider equal importance, or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. देखिए, जैसे हमने ऊपर देखा है इसमें कि यदि लोगों के लक्ष्य अलग हैं, उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग ही होगी, उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग होगी। आपस में इस विषय पर बातचीत कीजिए और कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है,
Most likely you would find that different students in the class have given different answer to the above questions. यानी कि संभव है कि कक्षा के जो विभिन्न विद्यार्थियों ने जो ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं उनके अलग अलग उत्तर दिए होंगे. In fact you might yourself think of many different answer not to be too sure of any of these. यानी कि उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो. यह समझना बहुत जरूरी है कि देश के विकास के विषय में भिन्न भिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी हो सकती हैं. आगे देखिए, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाएगा? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, क्या इस विचार से बहुत से लोगों को फायदा होगा या कुछ को ही होगा. ठीक है, राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय क्या है कि इन सभी क्वेश्चंस पर विचार करना है. आगे देखिए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स. हाउ कैन some countries are generally called developed and other underdeveloped. Before we come to this, let us consider another questions. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents and interest. The healthiest students may not be the most studious one. The most intelligent students may not be the friendliest one, may not be the friendliest one. So how do we compare students? The criterion we may use depend on the purpose of comparison. We use different criterions to choose a sports teams, a debate teams, a music teams or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for all around progress of children in the class, how shall we do it? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. यानी कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए. ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है. हम इस विषय पर आए उससे पहले हम कुछ दूसरे पर्सन के बारे में सोचते हैं. ठीक है, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स. देखिए इसमें क्या बताया है कि जब हम अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं. हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? क्लास में जो स्टूडेंट्स को ही देखते हैं, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार अंतर है. ठीक है, हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा ना हो. ठीक है, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है, सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे अच्छा नहीं पढ़ता हो, लेकिन सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है कि मित्रतापूर्ण व्यवहार न रखता हो. हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा. खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे. ठीक है, फिर भी हम किसी कक्षा के विद्यार्थियों की ऑलराउंड प्रोग्रेस के बारे में जाने तो हम उसे कैसे चुनेंगे. ठीक है, आगे देखिए. Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity or marks secured. यानी कि हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनको उनके आधार पर उनकी तुलना करते हैं. ठीक है, तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं इस पर भी मतभेद हो सकते हैं. विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक हैं. ठीक है, अभी देखिए, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. कंट्रीज विद हायर इनकम आर more developed than others with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. देखिए इसमें क्या बताया गया है, यही बात विकास पर भी लागू होती है. ठीक है, देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता समझाती है, जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है. और यह समझ पर आधारित है. अधिक आय का जो अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना. ठीक है, जो भी लोगों को पसंद है और जो उसके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे. इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा
जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री? Intuitively, the income of the country is the income of all the resident of the country. This gives us the total income of the country. यानी कि अब देश की आय क्या है? ठीक है, इंट्यूटिवली मतलब अंतर्दृष्टि से देखिए, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है और इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। आगे देखिए, however, for comparison between countries, total income is not such as useful measure since countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are peoples in our country better off than the others in the different country? Others in a different country. Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. लेकिन देखिए, देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। ठीक है, कि कुल आय से ही हम माप सकते हैं, ऐसा ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि देशों की जो जनसंख्या वो अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। ठीक है, एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों से बेहतर है, इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि एक देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये जो एवरेज इनकम औसत आय और ये है पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय भी, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें in World Development Reports brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries with per capita income of $12,236 per annum and above in 2016 are called rich countries, and those with per capita income of $1,005 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income is 2016 was just $1,840 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and criterion other small countries, are generally called developed countries. यहाँ पे क्या बताया गया है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट जो है, देखें, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा कि देशों का जब वर्गीकरण किया गया करने में जो इस मापदंड का प्रयोग किया गया है कि वे देश जिनकी जो है आय $12,236 पर एनम है, यानी कि प्रति वर्ष या उससे अधिक है, एंड अबव इन 2016 की अकॉर्डिंग हमने डाटा लिए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, समृद्ध देश, और वो जिनकी आय जो है $1,005 प्रति वर्ष या उससे कम है, ठीक है, उसे निम्न आय वाला देश कहा गया है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज because its per capita income is in 2016 was just $1,840 पर एनम, यानी कि भारत जो है मध्यम आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2016 में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब लगाए तो $1840 प्रति वर्ष है। ठीक है, 1840 प्रति वर्ष है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड क्राइटेरिया अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि समृद्ध देश, रिच कंट्री मतलब समृद्ध देश, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, इनको आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे कि व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स वी फाउंड दैट पीपल्स नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट आल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट्स, फ्रीडम एटसेट्रा इन माइंड. Similarly, when we think of a nation or a region, we may besides average income think of other equally important attributes. यानी कि जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों को देखा, एस्पिरेशंस और गोल्स, आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा, तो क्या पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा और दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त जो है अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट बी? लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. Table 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita net state domestic product at
current prices for 2015-16. Let us ignore what this complicated terms exactly means. Roughly we can take it to be the per capita income of the state. We find that of three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on average a person in Haryana earned rupees 1,62,034 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only around rupees 34,168. So if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now let us look at the certain other data pertaining to these states given in table 1.4. इसमें क्या बताया, देखो सबसे पहले बात क्या बताई है कि व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। देखिए ये क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इनका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। अब 1.3 टेबल में दिया गया है पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। एक्चुअली 1.3 टेबल में दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। और इसमें वास्तव में जो ये आंकड़े हैं ये 2015-16 के लिए गए हैं और 2015-16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं और हम इस जटिल शब्द का वास्तविक अर्थ छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इन तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा आय किसकी है, हरियाणा की है, ठीक है। और उसके बाद में बिहार सबसे पीछे है, ठीक है। इसका अर्थ है कि औसतन जो है हरियाणा में एक व्यक्ति प्रति वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है, ठीक है। और जबकि बिहार में औसतन वे केवल 34,168 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 1.4 टेबल में भी देख सकते हैं सम कंपेरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। देखिए यहाँ पर हरियाणा, केरला और बिहार की बात हो रही है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो इसमें बताया गया है कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति पर 2015-16 के अकॉर्डिंग हरियाणा में 36, केरला में 12, बिहार में 42। लिटरेसी रेट की बात करें साक्षरता दर की तो 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पे है 82 हरियाणा में, 94 केरला में और 62 बिहार में। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति उस दर क्या होगी कि आयु जो है 14 और 15 वर्ष, ये 2013-14 के अकॉर्डिंग। तो इसमें हरियाणा के जो है 61 हैं और केरला के 83 हैं और बिहार के 43 हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें explanation of some of the terms used in this table। infant mortality rate, infant mortality rate को क्या बोला जाता है, शिशु मृत्यु दर। indicate the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 lives children born in that particular years। यानी कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को दिखाता है, ठीक है। और लिटरेसी रेट किसको बोलते हैं, साक्षरता दर, यानी कि साक्षरता दर। लिटरेसी रेट मेजर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात दिखाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या होता है कि निवल उपस्थिति अनुपात। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending schools or as a percentage of total number of children in the same age group, यानी कि 14 या 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% को दिखाता है। इसको बोलती है निवल उपस्थिति अनुपात। आगे देखिए इसमें, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए इसमें What does this table show? The first column of the table show that in Kerala, out of 1,000 children born, 12 died before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 36, which is 2 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala, as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be these parents. Next, note the years
to which this data pertain. It is 2015, so we are not talking of old times. It is nearly 70 years after independence, when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. आगे देखिए इसमें problem does not end with infant mortality rate. The last column of table 1.4 show around half of the children aged 14-15 in Bihar are not attending school beyond class 8. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये तालिका क्या बताती है, यानी कि ये टेबल क्या बताती है कि जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम क्या दिखाता है कि केरला में जो है 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे जो हैं 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन जब हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जो अनुपात है वो क्या है कि हरियाणा में ये अनुपात 36 है, जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड The per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown in the table 1.3। जैसा कि 1.3 टेबल में दिखाया गया है कि देखिए इसमें अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। और क्या बताया गया है कि सोचिए कि सब लोग कितना खुश होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में भी सोचिए जिनके बच्चे पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को जो है कितना दुख महसूस होता है। दूसरा ये भी देखिए कि आंकड़े किस वर्ष के हैं, ठीक है, आंकड़े जो हैं 2015 के ही हैं और हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी आज़ादी के 70 वर्ष के बाद की बात है। और जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतें और ख़रीदारी जो है करने के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं, ठीक है। आगे इसमें देखिए कि द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 शो। देखिए इसमें क्या बताया कि शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं होती। जब टेबल 1.4 में हमें क्या दिखाती है, बिहार के बच्चे जो हैं 14-15 की एज के जो हैं वो क्लास 8 से पहले ही क्या करते हैं, 8 तक पहुँचते क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम ये देखोगे कि भाई बिहार में जो है एलिमेंट्री एजुकेशन, नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। ज़्यादातर तो इसमें एलिमेंट्री क्लास को मिस कर देते हैं, मतलब आगे पढ़ते ही नहीं है। आप किसी कक्षा को पढ़ेंगे तो उसमें 2/3 से अधिक बच्चे गायब हो जाते हैं, ठीक है। और जो इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनकी क्लास मिसिंग हो जाती है और वो बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो वहाँ होते नहीं हैं। अगर ये आपके साथ होता तो आप सभी ये सब न पढ़ पाते जो आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए पब्लिक फैसिलिटी में क्या बताया, सार्वजनिक सुविधाएं। देखिए हाउ इट इज़ दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट lags behind in these crucial areas. The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. So income by itself is not a completely adequate indicators of materials, goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of the community takes preventive steps. आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है कि ऐसा क्यों है कि हरियाणा में जो औसत व्यक्ति की आय जो है केरला के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वे केरल से पीछे है। इसका कारण है कि आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके, कि आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी बहुत ही वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय जो है अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आपका जो पैसा है आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता और न ही मिलावट की दवाएं आपको दिला सकता है, जबकि जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाते कि वहाँ जहाँ ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। और पैसा आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। आगे देखिए एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे आल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज थिंग्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। जस्ट थिंग विल इट बी cheaper to have a collective security for the whole locality or
for each house to have its own security man. What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private schools elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. इसमें क्या बताया गया है? वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। और ये भी सोचिए कि किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है। अथवा देखिए कि हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। क्या आप करते हैं? अगर आपके गांव और इलाके में आपके अलावा कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें किसी और कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से दूसरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। ठीक है। और अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से जो लड़कियां हैं, माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं क्योंकि सरकार या समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। आगे इसमें क्या बताया गया है? केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। सिमिलरली इन सम केसेस द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जिसको बोलते हैं फंक्शनल वेल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल्स ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। यहाँ पे क्या बताया है कि केरला में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से क्या देखें कि कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जिसको PDS बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। आगे देखिए इसमें देखिए Isn't it surprising that a small country in our neighborhood Sri Lanka is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world. Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in the life expectancy. Many improvements have been suggested in calculating HDI, Human Development Index, and many new components have been added to the Human Development Report, but by prefixing humans to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country, its people, their health, their well-being, and that is most important. Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? यहाँ पे क्या बताया है कि आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोसी देश, एक छोटा सा देश जो है श्रीलंका, हर विषय में भारत से आगे है। हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी से कम है, फिर भी वह भारत से आयु संभाव्यता और साक्षरता स्तर में बहुत पीछे नहीं है। रिपोर्ट से बहुत से जो नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात साफ कर दी गई कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलू पर विचार किया जाना चाहिए? ठीक है। आगे देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणता। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और at least be maintained for future generations. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present types and levels of development are not sustainable. We have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children. देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ठीक है। यहाँ पे क्या बताया कि हम विकास को जिस तरह से एक्सप्लेन करें, ठीक है, यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट,
देखिए इसमें क्या बताया कि देखिए अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है और निश्चित रूप से हमें चाहेंगे कि विकास का स्तर ऊंचा हो और कम से कम भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से जरूरी है कि लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। ठीक है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing these resources. Non-renewable resources are those which will be exhausted after years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New resources in this way add to the stock. However, over times even this will get exhausted. यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि भूमिगत जल जो है नवीकरणीय संसाधन का जो है उदाहरण है। फसल और पौधों को इस तरह से इन साधनों को पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है। गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और उनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए जो स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ भी ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। देखिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरनमेंट degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. In general, the questions of development or progress is perennial at all times. As a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So the debates on development continues. देखिए पर्यावरण में जो गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते। ठीक है। यह एक क्षेत्र का विषय नहीं रह गया है, हम सब का जो भविष्य है इससे जुड़ा हुआ है। विकास की धारणा तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिससे क्या होता है कि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला क्वेश्चन है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर ये जो है डिबेट चलती रहती है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।